यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। किसी ह्यूमन के अंदर में अगर नॉर्मल क्रोमोसोम जो हमारे अंदर में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, अगर उससे ज़्यादा क्रोमोसोम या उससे कम क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उनसे होने वाले डिसऑर्डर को बुलाया जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब हमारे पास में एक नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर क्रोमोसोम का नंबर इनसे इंक्रीज हो जाए या फिर इससे डिक्रीज हो जाए। अब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की दो कंडीशंस बनती हैं। जो क्रोमोसोम का नंबर ऑल्टर हो सकता है वो दो मैनर्स में, दो टाइप से ऑल्टर हो सकता है, जिन कंडीशंस को हम बुलाते हैं एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरी कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। अब इन दोनों को समझने के लिए पहले हम एक नॉर्मल डिप्लॉइड जीनोम सेट कैसा दिखता है वो समझ लेते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल जीनोम सेट जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम 23 पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम की दो कॉपीज, सेकंड क्रोमोसोम की दो कॉपीज, थर्ड क्रोमोसोम की दो कॉपीज, डैश डैश करते करते 23 क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। और हर एक सेट को, जिसके अंदर में टोटल 23 क्रोमोसोम है, इस हैप्लॉइड सेट को बुलाया जाता है एक जीनोम। तो एक जीनोम के अंदर में 23 क्रोमोसोम और दूसरा जीनोम के अंदर में 23 क्रोमोसोम, दो जीनोम सेट एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं और उनको मिला करके n+n बनता है 2n, एक डिप्लॉइड सेल। अब एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का अंतर समझो। देखो, एन्यूप्लॉइडी के अंदर में किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर ऑल्टर होता है। एक क्रोमोसोम हो सकता है, दो क्रोमोसोम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास में ये क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें डिफेक्ट की बात करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 की कितनी कॉपीज नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होनी चाहिए? नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम 1 की दो कॉपीज प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन एन्यूप्लॉइडी के अंदर में क्रोमोसोम 1 की 3 कॉपीज हो सकती हैं, 4 कॉपीज हो सकती हैं, या 1 कॉपी हो सकती है, या फिर 0 कॉपी हो सकती है। अब ध्यान से देखो, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए थी क्रोमोसोम 1 की? कितनी कॉपीज? 2 कॉपीज। चाहे 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, एटसेट्रा, या 2 से कम हो, मतलब सिर्फ एक प्रेजेंट है या एक भी प्रेजेंट नहीं है, इन सारी कंडीशन को क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। मतलब एन्यूप्लॉइडी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम में चेंज आता है। पॉलीप्लॉइडी में ऐसा नहीं होता। पॉलीप्लॉइडी के अंदर में पूरा का पूरा जीनोम सेट इंक्रीज होता है। पॉलीप्लॉइडी के अंदर में क्या होगा? पूरा 23 क्रोमोसोम का जो सेट है वो इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है? डिप्लॉइड। यहाँ पर ये डिप्लॉइड है। जब ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन में जाएगा तो हो सकता है 3n हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। हो सकता है ये 4n हो जाए, जिसको हम बोलते हैं टेट्राप्लॉइड। 5n हो जाए, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, एटसेट्रा। लेकिन पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेट में इंक्रीज हो रहा है पॉलीप्लॉइडी में। एन्यूप्लॉइडी में कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम है, सिर्फ उनका चेंज हो रहा है, नंबर इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ उनमें दिखाई पड़ता है। जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है ये ह्यूमंस के अंदर में रेयरली देखने को मिलती है, या फिर ये देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा एम्ब्रियो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ह्यूमंस के अंदर में जो कंडीशन पॉसिबल है वो एन्यूप्लॉइडी। तो जितनी भी डिसऑर्डर हम आगे पढ़ेंगे वो एन्यूप्लॉइडी की डिसऑर्डर्स होंगी, पॉलीप्लॉइडी की डिसऑर्डर्स नहीं होंगी। पॉलीप्लॉइडी एक स्पेशल कंडीशन है जो जनरली प्लांट्स में देखने को मिलती है। प्लांट्स के अंदर में पॉलीप्लॉइड कंडीशन कुछ कंडीशंस में दिखने को मिलती है। तो पॉलीप्लॉइडी बनता कैसे है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि एक ही सेल है हमारे पास में, उसके अंदर में जीनोम सेट पूरा का पूरा इंक्रीज होता जा रहा है। ये तब होगा जब हमारे सेल डिवीजन के दौरान
भाई आपको मालूम होगा 11th क्लास में हमने सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ा था। सेल डिवीज़न के 2 पार्ट्स हमने बताए थे, कैरियोकाइनेसिस, डीएनए का डिवीज़न, न्यूक्लियस का डिवीज़न जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीज़न 2 प्रोसेस को मिला करके बोला जाता है। मान लो अगर कभी ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होता है, मतलब डीएनए का डिवीज़न हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस उसके बाद में नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा जीनोम सेट एक सेल के अंदर बढ़ेगा। ये कंडीशन हमें प्लांट्स में जनरली देखने को मिलती है, ह्यूमंस में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, पॉसिबिलिटी ह्यूमंस के अंदर में नहीं होती। तो जो हम बात करेंगे, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, ह्यूमन डिसऑर्डर्स पे। तो हम बात करने वाले एनियोप्लॉइडी। अच्छा, अब एनियोप्लॉइडी होता क्यों है, एनियोप्लॉइडी होने का रीज़न क्या है, और उसके बाद में एनियोप्लॉइडी के कितने टाइप्स होते हैं वो समझना पड़ेगा। एनियोप्लॉइडी तब होता है जब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते। भाई सेल डिवीजन के दौरान अगर हम पर्टिकुलरली मियोसिस की बात करें, क्योंकि मियोसिस के दौरान गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जब भी गैमीट्स बनते हैं तो उस टाइम पर डिसऑर्डर होने के चांसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस नई जनरेशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं पहुंचने के। तो अगर मियोसिस की बात करें या सेल डिवीजन की भी बात करें, तो क्रोमोसोमल सेपरेशन कहाँ पर दिखाई पड़ता है, हमारा एनाफेज 1 के अंदर में क्रोमोसोमल सेपरेशन दिखाई पड़ता है, और एनाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, और एनाफेज 2 के अंदर में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्रोमोसोम बराबर अगर सेपरेट हो रहा है, यूनिफॉर्म सेपरेशन अगर क्रोमोसोम का हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी, इसी यूनिफॉर्म सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को एक नाम दिया जाता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे क्रोमोसोम बराबर हिस्सों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। लेकिन मान लो ये डिसजंक्शन करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्पिंडल फाइबर, आपको मालूम है सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम को यूनिफॉर्मली सेग्रीगेट करते हैं, डिसजंक्शन करते हैं उनका। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट ना हो पाए, यूनिफॉर्मली सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, तो उस कंडीशन को बुलाया जाता है नॉन डिसजंक्शन। तो एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो रहे, डिसजंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो इसी का नाम है नॉन डिसजंक्शन या नो डिसजंक्शन। और नो डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर या तो सेल में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या लीड करेगा, ये एनियोप्लॉइडी कंडीशन को बाद में चल करके रिजल्ट करने वाला है। तो ये हो गया एनियोप्लॉइडी क्यों होती है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब एनियोप्लॉइडी के टाइप की बात करेंगे। भाई एनियोप्लॉइडी 2 तरह की हो सकती है। एक में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा, जो नॉर्मल 2 कॉपीज होनी चाहिए थी उनसे ज़्यादा होना चाहिए, 3 कॉपीज हो सकती हैं, 4 कॉपीज हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की। या फिर डिक्रीज होगा, जिसमें नॉर्मल 2 कॉपीज जो किसी भी क्रोमोसोम की सेल में होनी चाहिए थी उनसे कम प्रेजेंट होगी, या तो 1 कॉपी प्रेजेंट होगी या फिर एक भी कॉपी प्रेजेंट नहीं होगी, 0 कॉपी प्रेजेंट होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनियोप्लॉइडी। टाइप्स ऑफ एनियोप्लॉइडी। अगर हम टाइप्स ऑफ एनियोप्लॉइडी की बात करें तो सबसे कॉमन टाइप का एनियोप्लॉइडी होता है ट्राइजोमी। सबसे कॉमन टाइप का एनियोप्लॉइडी है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज ना होकर के 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज प्रेजेंट होंगी, 3 कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। किसी भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 की ट्राइजोमी हम समझते हैं, बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं उनकी 2-2 कॉपीज नॉर्मल सिचुएशन प्रेजेंट है, लेकिन जो क्रोमोसोम 1 है
उसकी टोटल कितनी कॉपीज यहाँ पर प्रेजेंट है? 3, 1 1 1। तो इसको बुलाएंगे ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट हैं, बाकी सबकी 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 2n+1। जो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर था उससे एक ज़्यादा, कितने हो जाएंगे टोटल? 47। 46 से एक ज़्यादा क्रोमोसोम 47 क्रोमोसोम। ये बात हो गई ट्राइजोमी की। लेकिन ट्राइजोमी का एक और सिचुएशन होता है जिसको बोलते हैं डबल ट्राइजोमी। अगर किन्हीं 2 क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में ट्राइजोमिक कंडीशन डेवलप होती है, मतलब 2 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं एक साथ किसी सेल में, तो उस सिचुएशन को बुलाते हैं डबल ट्राइजोमी कंडीशन। तो सेकंड केस है हमारे पास में डबल ट्राइजोमी। इसका भी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, किन्हीं 2 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल के तौर में हम मानते हैं कि भाई क्रोमोसोम 1 की 3 कॉपीज प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 1 की 3 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 2 की 3 कॉपीज हैं, ये क्रोमोसोम 2 है इसकी 3 कॉपीज है, और बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल सिचुएशन में 2 कॉपीज उनकी प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में ट्राइजोमिक कंडीशन डेवलप कर रही हुई है, दिख रही है, तो इसको बोलते हैं डबल ट्राइजोमी कंडीशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n+1+1। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे +1 हमने अलग लिखा है और ये वाला +1 अलग लिखा है। वो इसीलिए क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग है और ये क्रोमोसोम ट्राइजोमी जो शो कर रहा है वो अलग है। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46+1+1 मतलब 48 क्रोमोसोम। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल क्रोमोसोम 48 क्रोमोसोम निकल करके आएंगे। ये हो गया ट्राइजोमिक कंडीशन। सेकंड जो एन्यूप्लॉइडी कंडीशन हमें समझनी है वो है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी, जोमी का वापस से मतलब है एन्यूप्लॉइडी सिचुएशन, और टेट्रा का मतलब है 4 कॉपीज। जब किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ 2, तो उस सिचुएशन को बुलाएंगे टेट्राजोमी। वापस से क्रोमोसोम 1 के रेस्पेक्ट में समझते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम 1 की 4 कॉपीज प्रेजेंट है, 1 1 1 1, चारों की चारों क्रोमोसोम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सबकी 2 कॉपीज हैं, नॉर्मल सिचुएशन में वो प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं टेट्राजोमी कंडीशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? 2n+2। अच्छा, यहां पर कई बार इसको MCQ की फॉर्म में भी पूछा जाता है। यहां पर तो हमने 2 क्रोमोसोम को बढ़ाने के लिए 2n+1+1 किया था, जबकि टेट्राजोमी में हमने सिर्फ डायरेक्टली 2n+2 किया है। वो इसलिए क्योंकि हर एक जो डिफरेंट वैल्यू है प्लस के साथ वो अलग क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम की 4 कॉपीज प्रेजेंट है, 2 एक्स्ट्रा कॉपी, तो इसीलिए हमने 2n+2 कर रखा है। टोटल जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आती है, टोटल क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 48। यहाँ पर भी 46+2 48 क्रोमोसोम हमें दिखाई पड़ेंगे। ये बात हो गई एन्यूप्लॉइडी में जब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं मोनोजोमी और नलीजोमी। तो नेक्स्ट जो हमें कंडीशन पढ़नी है, चौथी कंडीशन, वो है मोनोजोमी। मोनोजोमी जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, किसी क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी प्रेजेंट हो, सिंगल कॉपी ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी है और बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल पेयर में प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स 2 की कॉपीज में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम 1 की एक ही कॉपी है और बाकी सारे क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर मोनोजोमिक कंडीशन है फर्स्ट क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2n-1 एक क्रोमोसोम कम होता है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम। जैसे हमने
ट्राइजोमी और डबल ट्राइजोमी पढ़ा था, वैसे ही मोनोजोमी के लिए भी कई बार डबल मोनोजोमिक कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी। अगर दो क्रोमोसोम के पास में एक साथ मोनोजोमिक कंडीशन, इसको बोलते हैं डबल मोनोजोमी। डबल मोनोजोमी मतलब क्रोमोसोम 1 की भी एक कॉपी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम 2 की या किसी भी दो क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है और बाकी सारे नॉर्मल है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2n - 1 - 1, यहाँ पे ये क्रोमोसोम 1 की मोनोजोमी और 2 की मोनोजोमी। कितने क्रोमोसोम टोटल? 44। टोटल 46 में से 44। अब बात करते हैं एक लास्ट कंडीशन की, नलीजोमी। नलीजोमी, नलीजोमी का मतलब है जब किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की एक भी कॉपी प्रेजेंट ना हो, वो पूरी तरह से एब्सेंट हो उस सेल में से, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं नलीजोमी। मतलब बाकी सारे क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी, 4 की 2 कॉपी, लेकिन एक क्रोमोसोम जिसमें हमने एग्जाम्पल लेकर के चल रहे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की एक भी कॉपी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n - 2, क्योंकि सेम क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज माइनस हो रही हैं, तो डायरेक्टली 2n - 2। कितने टोटल क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम यहाँ पर निकल करके आएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा एन्यूप्लॉइडी के डिफरेंट टाइप्स। एन्यूप्लॉइडी में जो सबसे कॉमन एन्यूप्लॉइडी होती है जो हमें देखने को मिलती है वो है ट्राइजोमी कंडीशन, जहाँ पे किसी भी एक क्रोमोसोम की नंबर 3 कॉपीज में प्रेजेंट होगा, या फिर मोनोजोमी, जहाँ पे एक क्रोमोसोम पूरी तरह से एब्सेंट, एक कॉपी प्रेजेंट है, उसकी दूसरी कॉपी एब्सेंट है। ट्राइजोमी के अंदर में हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, वहीं पर अगर मोनोजोमी की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दी हुई है, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है ये 21st क्रोमोसोम, जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी की वजह से होती है। मतलब उस इंडिविजुअल के अंदर में अफेक्टेड पर्सन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, 2n + 1, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। अब इस डिजीज का नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको पहली बार जो डिस्क्राइब किया था वो 1866 में एक डॉक्टर ने किया था, जिनका खुद का नाम लैंगडॉन डाउन था। उनका नाम के ऊपर ही इस डिजीज का नाम पड़ा हुआ है, डाउन सिंड्रोम। तो इन डॉक्टर ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। क्या फीचर्स होते हैं जो पर्सन इससे सफ़र करता है? उसका सबसे पहला फीचर है स्मॉल स्टेचर। जो उसकी हाइट होगी, जो उसका स्टेचर होता है उस अफेक्टेड इंडिविजुअल का, वो काफ़ी छोटा होता है, नॉर्मल बच्चों से छोटा रहेगा। हेड जो होता है वो स्मॉल एंड राउंड हेड दिखाई पड़ता है, स्मॉल प्लस बिल्कुल राउंड हेड दिखाई पड़ेगा। और हेड का जो बैक पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है। अगर हम सर के पीछे की बात करें तो वो फ्लैट रहता है, चपटा रहता है कंपैरेटिवली। इनकी जो टंग रहती है वो कंपैरेटिव नॉर्मल इंसानों से बड़ी साइज की होती है, और उस टंग के ऊपर में डिप्रेशन, कर्व्स बने होते हैं, रिंकल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी टंग रहती है वो लॉन्ग टंग दिखाई पड़ेगी। टंग में रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टंग कैसी होती है? रिंकल्ड टंग। बड़ी होने की वजह से ये जो टंग है वो हर समय माउथ के बाहर कुछ पोर्शन उसका निकला हुआ रहता है। तो पार्शली प्रोट्यूडिंग टंग, जो टंग होती है वो कुछ पोर्शन उसका प्रोट्यूड कर रहा होता है फ्रॉम माउथ, बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। फेस के अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो हाथ में होता है, जो पाम होता है, पर्टिकुलरली जो हमारा हाथ होता है उसके अंदर में ब्रॉड पाम दिखाई पड़ता है। उनका पाम काफ़ी ब्रॉड होता है
और उनके पाम में जो उंगली, जो हाथ में हमारे रेखाएं होती हैं, हमारे हाथों में रेखाएं जो होती हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जिसको पाम क्रीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो इन बच्चों का पाम क्रीज जो होता है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक शेप का होता है। तो यहाँ पे जो हाथ की रेखा होती है कैरेक्टरिस्टिक टाइप की दिखाई पड़ती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज बोलते हैं इसको। अब ऐसे इंडिविजुअल्स का, ऐसे पर्सन का डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है, बहुत ही स्लो डेवलपमेंट होता है। एक बड़ी एज होने के बाद में भी इनका डेवलपमेंट बच्चे जैसा, या फिर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात करें, और फिजिकल डेवलपमेंट तो स्लो डाउन होता ही है, वो भी चीज़ रहती है। तो यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट, चाहे हम साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात करें या फिर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, तीनों ही रिटार्डेड दिखाई पड़ेंगे। इनका जो मेंटल स्टेट होता है वो एज के कंपैरिजन में कम दिखाई पड़ता है, एज के कंपैरिजन में कम होता है। नेक्स्ट कंडीशन हमें पढ़नी है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अच्छा एक और चीज़ पहले हम याद रख लें कि डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। आपको मालूम होगा 21st क्रोमोसोम कैसा क्रोमोसोम है? ऑटोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम है। क्योंकि ऑटोसोम क्रोमोसोम में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से डाउन सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, मतलब वो आगे जनरेशन बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउन सिंड्रोम ऐसे कपल्स भी हैं जिनके नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, नॉर्मल बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो फर्टाइल होते हैं, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि अब आगे जो डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, चाहे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें या फिर टर्नर सिंड्रोम की बात करें, ये दोनों ही एलोसोम क्रोमोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रहेंगे। जब भी सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आएगी तो पर्सन जो है वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होगा। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाला पर्सन भी स्टेराइल होता है, और जो आगे टर्नर सिंड्रोम वाला पर्सन हम बात करेंगे वो भी स्टेराइल होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का जो जीनोटिक कंपोजिशन है वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी होती है मेल के अंदर। भाई नॉर्मल मेल में एक्स और वाई होने चाहिए, लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स की। बाकी जितने भी क्रोमोसोम में ऑटोसोम वो नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सबकी दो दो कॉपीज हैं। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी है तो यहाँ पर क्या, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? टोटल 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम है तो ओवरऑल ये होगा तो मेल ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी होने की वजह से फीमेल कैरेक्टर्स भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो मेल कैरेक्टर के साथ में फीमेल कैरेक्टर दोनों दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, अगर हम इनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो वो मस्कुलाइन होगा, मेल जैसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में भी फेमाइन कैरेक्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर में जो फेमाइन कैरेक्टर्स होंगे वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक फेमाइन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया कहकर के जिसको हम बुलाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होंगे, आगे फर्टाइल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैसे होते हैं? स्टेराइल। ये हो गया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। लास्ट हमें पढ़ना है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम डिलीशन का केस है, यानी कि यहाँ पे मोनोजोमी दिखाई पड़ती है एक्स क्रोमोसोम की। इसकी एक्स क्रोमोसोम की एक मोनोजोमी दिखाई पड़ती है। अगर इनका सेक्स क्रोमोसोम का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एक्स ओ प्रेजेंट होता है। इस ओ का मतलब है 0, मतलब यहाँ पर एक्स की दूसरी कॉपी प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि मोनोजोमी है एक्स को लेकर के तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो ये फीमेल इंडिविजुअल होते हैं, वाई क्रोमोसोम तो यहाँ पर है नहीं, तो ये है तो फीमेल। लेकिन जो फीमेल है वो नॉन फर्टाइल या फिर स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। ये भी आगे रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। स्टेराइल क्यों है? क्योंकि इनके पास जो ओवरीज मिलती हैं
जो फीमेल का मेन ऑर्गन है सेक्स करने के लिए, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, गैमीट्स बनाने के लिए, वो ओवरीज यहाँ पर रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब क्योंकि ओवरीज रूडिमेंट्री हैं तो आपको मालूम होगा ओवरीज कई सारे सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, थाइस का बड़ा होना, हिप्स का एनलार्जमेंट होना। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स के अंदर, ये भी एब्सेंट दिखाई पड़ेंगे या ये भी कम दिखाई पड़ेंगे, तो ये भी हमें ऐसी फीमेल में एब्सेंट दिखाई पड़ेंगे। तो ये हो गया टर्नर्स सिंड्रोम। अब ये जो डिजीज पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं कि हम इनको स्टडी कैसे करेंगे। भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब हमने बात की थी तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हमारे पास पेडिग्री चार्ट है, पेडिग्री एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इनको पढ़ने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? इनको पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस, जिसको एक वर्ड में कैरियोटाइपिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे हम सारे क्रोमोसोम को 1 बाय 1 रख करके एक इंडिविजुअल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, उनका क्या नेचर है, कितने टाइप के वो प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। इसी को बोलते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस। तो हम यहाँ पर कैरियोटाइप एनालिसिस करके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी स्टडी परफॉर्म की जा सकती है। ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टॉपिक कंप्लीट।